हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। कल की क्लास में हमने गंगा रिवर पर बात की थी और देखा था किस प्रकार से गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में हमने ये देखा था कि हरिद्वार के आगे से नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर बिजनौर ज़िले से वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ तक हमने बात की थी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए नदी किस प्रकार से ये पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में, और इसमें बाएं से और दाएं से कौन कौन सी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, वो सब कहां से आती हैं, उनके ओरिजिन क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो गंगा रिवर का स्ट्रक्चर पूरा आप बना लीजिए। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी ये समुद्र है। बंगाल की खाड़ी तक हमको रिवर को लेकर के आना है और रिवर का उद्गम जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से नदी को स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बात की थी भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी, अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और उसके बाद नदी जो है गंगा के रूप में दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और उसके बाद हरिद्वार से ये नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। इसीलिए हरिद्वार के आगे नदी की दिशा जो है वो दक्षिण पूरब हो जाती है। ये दिशा दक्षिण है, ये पूरब है, तो नदी की दिशा जो है वो दक्षिण पूरब हो जाती है और उसके बाद में प्रयागराज पहुंचती है और फिर उसके बाद में ये नदी पूरब की तरफ बहना शुरू कर देती है और झारखंड पहुंचने के बाद राजमहल की पहाड़ियों के पास से नदी जो है वो टर्न हो जाती है दक्षिण की तरफ। चलिए हम आगे बात करेंगे। ये नदी का पूरा एक बहाव क्षेत्र है। तो किस प्रकार से नदी किन किन प्रदेशों में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं उसको पूरी सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो, कोई भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ तक की बात को हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू सिर्फ लगा देते हैं कि ये हमारी है अलकनंदा, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अलकनंदा और ये है भागीरथी, दो नदियां हैं। इनका जो मिलान बिंदु है इसको भी नोट कर देते हैं, ये है देवप्रयाग। यहाँ तक हमने बात की थी। एक स्थान का और हम नाम नोट करेंगे, हरिद्वार। हरिद्वार का इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश हो जाती है। अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा आगे बॉर्डर यूपी। तो बॉर्डर हम यहाँ पे यूपी लिख देते हैं। यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है। यूपी के किस ज़िले से गंगा नदी प्रवेश करती है, तो सबसे पहले उसी स्थान का हम नाम लिखें। ये स्थान है बिजनौर। बिजनौर ज़िला है यूपी का, जहाँ से नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में नदी आ चुकी है। पहला प्रश्न आपसे बनता है कि गंगा नदी में मैदानी क्षेत्र से आने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है। यानी कि अभी तक जो गंगा नदी में सहायक नदियां आकर के मिल रही थीं वो पहाड़ों पर मिल रही थीं। अब यहाँ बिजनौर के आगे जितनी भी नदियां गंगा नदी में आके मिलेंगी वो सब मैदानी क्षेत्र से आकर के मिलेंगी। इसमें दो दिशाओं से नदियां आएंगी। जो ऊपर की तरफ से बनेंगी उनको बाईं दिशा कहा जाएगा, क्योंकि जब हम गंगा के बहाव की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ये हमारा बायां है और ये दायां है। तो इस प्रकार से जितनी भी नदियां ऊपर से बनाएंगे वो बाईं दिशा से आती हैं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सहायक नदी बाईं तरफ से आती है, कौन सी सहायक नदी दाईं तरफ से आती है, या फिर दिशा के हिसाब से ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो वैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली नदी जो मैदानी क्षेत्र में आती है वो बाईं तरफ से आती है और वो नदी भी जो है उत्तराखंड से ही निकल करके आती है। तो ये उत्तराखंड से नदी निकलती है। उत्तराखंड इस जगह का नाम है। देखिए इस मैप पे पूरा आप न जाइएगा किस तरह से, क्योंकि जैसी जगह है उतने में ही हम इसको समायोजित करने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए स्ट्रक्चर है। ऐसा ना सोचिएगा कि हमने कोई नदी छोटी बना दी तो वो छोटी है। तो ये
उत्तराखंड का स्थान है, ये दूधा टोली कहा जाता है इसको। ये पहाड़ियाँ जो हैं दूधा टोली कहलाती हैं। दूधा टोली पहाड़ियाँ, ये गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में पड़ती हैं। पौड़ी गढ़वाल यूके, उत्तराखंड में ही यही नदियाँ पड़ेंगी। तो ये नदी उत्तराखंड से ही निकलती है और इस तरह से आकर के मिल जाती है आकर के कन्नौज में। जो कन्नौज है, ये स्थान कौन सा हो गया? कन्नौज। चलिए सभी स्थान रेड से लिखेंगे। ये है कन्नौज। कन्नौज में आकर के ये नदी मिलती है और इस नदी का नाम है रामगंगा। ये नदी कौन सी है? रामगंगा। तो प्रश्न आपका बन जाता है पहला, रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से, दूधा टोली नामक पहाड़ियों से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक क्षेत्र में आकर के गंगा से मिल जाती है। और इसकी विशेषता ये है कि यह गंगा नदी में मैदानी क्षेत्र में बाईं तरफ से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। वैसे तो बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ, नाले गंगा में आकर के मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे उन नदियों की जो कुछ मैप पर स्थान रखती हैं, यानी प्रमुख नदियाँ। तो रामगंगा के विषय में आपने समझ, रामगंगा जो नदी है ये एक नेशनल पार्क को भी पार करती है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इसी रामगंगा क्षेत्र में ही पड़ेगा। रामगंगा नदी, एक नदी ये हो गई। अब अभी उत्तर प्रदेश में ही दूसरी नदी जो एक बड़ी सहायक नदी है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो कन्नौज के आगे प्रयागराज में आकर के मिलती है। तो प्रयागराज में जो नदी आकर के मिलती है वो दाईं तरफ से मिलती है, यानी दक्षिणी किनारे पर आकर के मिलती है और वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए, सहायक नदी या नदी में दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लॉन्गेस्ट यानी लंबी और लार्जेस्ट यानी बड़ी। तो जब लॉन्गेस्ट की बात की जाएगी तो हम यमुना का नाम देंगे। तो ये नदी जो दूसरी बताने जा रहे हैं ये भी उत्तराखंड से निकलेगी। इस नदी को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है। ये इस तरह से आकर के मिलती है और ये है यमुना नदी। यमुना नदी, और ये नदी जो निकलती है ये यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है और ये भी उत्तराखंड में ही है। यानी गंगा और गंगा की सबसे बड़ी नहीं कहिए, सबसे लंबी सहायक नदी जो है, जो गंगा के ही पैरेलल बहती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आकर के दाहिनी तरफ से मिल जाती है, वो है यमुना नदी। यमुना नदी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा नदी तंत्र है। इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, इसीलिए इसको हम एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि बना रहे हैं तो एक नदी हम आपको बता दें, यहाँ पर इसमें जो है चंबल नदी आकर के मिलती है। चंबल का नाम इस समय आपको इसलिए बता दिया, चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम यमुना को किनारे छोड़ देते हैं, यमुना को अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन यमुना कहाँ पर आके मिलती है? ये स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और ये संगम है, त्रिवेणी संगम है। कहा जाता है इलाहाबाद में 3 नदियां आकर के कभी मिलती थी प्राचीन समय में, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती अब वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है, शायद उसकी धारा इसी में कहीं विलीन है। तो कन्नौज में रामगंगा मिली जो बाएं तरफ से आई, प्रयागराज में यमुना नदी मिली जो दाएं से आई। यमुना को हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे।
अब फिर से बाएं सिरे पर ही एक नदी फिर आकर के मिलती है और वो है गोमती। गोमती नदी भी उत्तर प्रदेश में ही मिलती है। गोमती नदी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है। देखिए अभी तक जितनी नदियां आप पढ़ रहे हैं ये सब इनका उद्गम पहाड़ों पर होता है, मैदान में आकर के ये गंगा से मिलती हैं। लेकिन आपसे प्रश्न बनता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी जो बाएं तरफ से आके मिलती है, जिसका उद्गम मैदान में ही होता है, यानी स्थल पर ही होता है, पहाड़ पर नहीं। तो एक फुलर झील है पीलीभीत में। चलिए यहाँ पर बना लें। ये है फुलर झील। फुलर झील इधर ना लिखें, इधर जो है काफ़ी और कुछ लिखना है। चूँकि ये छोटी है तो इसको यहीं पे बना लेते हैं, रेड कलर का प्रयोग कर ले ताकि ये है फुलर झील। फुलर झील पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है, फुलर झील कहते हैं उसको, और यहीं से एक नदी निकलती है जो गाजीपुर में जा कर के मिलती है। ये नदी है गोमती, और जहाँ पर जा कर के मिलती है ये स्थान है गाजीपुर। वाराणसी के नज़दीक है ये गाजीपुर, और इस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती, आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहीं आप कहीं डॉट लगा दीजिए, लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, और लखनऊ के पास ही आपको यहाँ पर गंगा नदी पर मिल जाएगा कानपुर। कानपुर ये है, लखनऊ ये है। कानपुर से बहुत ज़्यादा गंगा नदी प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद इलाहाबाद, गाजीपुर में गोमती नदी आकर के मिल गई, और इसके बाद फिर जो नदियाँ मिलती हैं वो बिहार में आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर हम लगा दें बिहार का, यहाँ से एक हम बॉर्डर लगा देते हैं बिहार। ये था गाजीपुर। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको साफ साफ दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 नदियां आकर के मिली, रामगंगा, गोमती, और ये दोनों बाईं तरफ से और यमुना दाईं तरफ से। एक नदी के विषय में आपको और जानना है, जो यहीं गाजीपुर के आगे जो है बिहार के बॉर्डर के निकट जा कर के मिलती है। बहुत छोटी नदी है, लेकिन इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत प्रदूषित नदी है, और अक्सर ये पूछ ली जाती है कि ये किसकी सहायक नदी है, किधर से आती है। तो ये नदी है कर्मनासा। कर्मनासा कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, कर्मनासा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, और ये भी जो है दाईं तरफ से जाकर के मिलती है। ये लगभग बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में जाकर के मिलती है। अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में इस चीज़ को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। बिहार में बहुत सी प्रमुख नदियां जो काफ़ी पानी लेकर के आती हैं गंगा नदी में मिलती हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो बिहार में ही आकर के मिलती है, और वो है घाघरा या घग्घर नदी। तो घग्घर नदी बिहार में ही आकर के मिलेगी, गंडक नदी बिहार में ही आकर मिलेगी, कोसी नदी बिहार में ही आकर के मिलेगी। तो इसमें खास करके जो आपको 4 नदियां बिहार में जोड़नी है बाईं तरफ से, वो हैं आपकी घाघरा, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी और कोसी नदी। ये 4 नदियां बाईं तरफ से,
और इधर दाहिनी तरफ से सोन नदी। तो ये 5 प्रमुख नदियां जो है बिहार में जा कर के मिलती हैं। तो देखें कौन कौन सी नदियां हैं और कहां कहां से आती हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एरिया आपको ऊपर डिफ़ाइन कर दें कि ये एरिया जो है आप मान लीजिए नेपाल है, क्योंकि नेपाल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इतना एरिया हम नेपाल मान लेते हैं। चलो इसको बिंदीदार क्यों बनाएं, इसको बना ही देते हैं। ये इस तरह से हम नेपाल मान लेते हैं। ये है नेपाल, ठीक है। मैप ऐसा नहीं है, समझने के दृष्टिकोण से बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी नदियाँ नेपाल से आ रही हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि इतना बड़ा छोटा सा नेपाल है। नेपाल पूरा यहाँ उत्तर प्रदेश, वहाँ उत्तराखंड तक लगा हुआ है। तो नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, इसके लिए हमने छोटा सा नेपाल यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए, सबसे पहली नदी जो बिहार में आकर के मिलेगी, जो नेपाल और चीन से आती है। तो उसके समझने के लिए आपको 2 नदियाँ समझनी होंगी। घाघरा नदी नेपाल से भी आती है और उसकी एक ब्रांच जो है नेपाल के बाहर तिब्बत से भी आती है। तो तिब्बत में एक ग्लेशियर है, पहले वहाँ से हम शुरू करेंगे। तिब्बत में एक ग्लेशियर है मापचा चुंग। मापचा चुंग ये कहाँ है? तिब्बत में है। मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत में है। ये इस तरह से ग्लेशियर बना दिया। यहाँ से एक नदी निकलती है जो नेपाल को पार करती हुई आती है इंडिया में, और ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद में ये फिर जो है एक नदी बन जाती है और ये आगे बढ़ती है। अब इस नदी के विषय में समझें। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। मापचा चुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है जो कि तिब्बत में है, यानी चीन में है। इसके बाद ये नदी नेपाल में प्रवेश करती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। उसके बाद ये पुनः जुड़ करके दोनों एक नदी बना देती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ये जो नदी बना देती हैं इसका नाम है घाघरा। इस नदी का नाम है घाघरा। और जो यहाँ यही नदी जब निकलती है और नेपाल के क्षेत्र में, इस नदी का नाम होता है कर्णाली। इस नदी का नाम होता है कर्णाली। कर्णाली। नेपाल तो मिट गया, कहीं पे लिख देता हूँ नेपाल ताकि आपको समझ में आता रहे। ये नेपाल है। कर्णाली नदी यानी वही घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी नाम से। और अगर इन 2 शाखाओं के भी नाम अगर आप जानना चाहें तो ये कौरियाला है और ये गीरवा है। लिख लीजिएगा, इतनी जगह नहीं यहाँ पर है। ये जो इधर है बाईं तरफ, ये कौरियाला, कौरियाला ऐसे लिख लीजिएगा, कौरियाला। और जो इधर है ये है गीरवा। गीरवा। तो 2 ब्रांचेज हो जाती हैं इस नदी की। उसके बाद ये दोनों मिल करके घाघरा नदी बना देती हैं। बस यहीं पर इसको रोके रखिए, अभी गंगा में नहीं आएंगे। अब एक नदी और निकलती है नेपाल से, उसको कहते हैं काली। वो नेपाल से निकलती है। नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे आप देखोगे इस तरह से नदी निकलती है। इस नदी का नाम है काली नदी। कहाँ पे? नेपाल में इस नदी को काली नदी कहा जाता है। काली। और उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश हो जाती है तब इस नदी को कहा जाता है शारदा। तब यही नदी क्या बन जाती है? शारदा। यही नदी शारदा। यानी कि जो काली नदी है वो भारत में शारदा कहलाती है और जो कर्णाली नदी है वो भारत में घाघरा कहलाती है। इसमें कभी कन्फ्यूजन होइएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। काली कर्णाली 2 नदियाँ हैं, वही आगे चल कर शारदा और घाघरा नाम से जानी जाती हैं। फिर शारदा और घाघरा नदियाँ जो हैं वो भारत में मिल जाती हैं और फिर इसको आगे घाघरा नाम से ही जाना जाता है। घाघरा बड़ी नदी है और घाघरा नाम से ही इसको आगे जाना जाता है। और फिर ये नदी जो है छपरा के पास आकर के बिहार में मिल जाती है, गंगा नदी। तो ये स्थान हो गया छपरा।
छपरा के पास में गंगा नदी से घाघरा नदी आकर के मिल जाती है। इसी घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र में सरयू नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये नदी ऐसा नहीं कि बिहार में ही सीधे नेपाल से सीधे बिहार में इंटर नहीं हो रही, बिहार का बॉर्डर इस तरह से है। ये पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत दूर तक बहती है नदी है। आप मैप पे एटलस पे देखिएगा, ये नदी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबाई तक बहती है, उसके बाद में ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में जाकर छपरा में मिल जाती है। छपरा बिल्कुल बॉर्डर के पास ही आपको मिलेगा, पटना से पहले, पटना आगे मिलेगा। तो इसको सरयू नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे नाम हैं। यानी इसको कुछ क्षेत्र में इसको सरयू भी कहा जाता है, और जहाँ पे इसको सरयू कहा जाता है वहीं पे एक बहुत फेमस नगर है अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, और सरयू नदी जो है वो घाघरा नदी ही है, उसको अयोध्या में सरयू कहा जाता है। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए। शारदा और घाघरा दो नदियां हैं जो मिल करके आगे सरयू बनाती हैं या घाघरा बनाती हैं, और उसी को आगे छपरा में हम गंगा में मिला देते हैं। तो ये नदी आपकी हो गई घाघरा। और घाघरा की विशेषता ये है कि घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सर्वाधिक पानी बड़ी हमने दो तरह से बताए। सबसे लंबी जो है यमुना है, इसके विषय में आप यहाँ नोट भी कर लें। सबसे लंबी सहायक ये है, सबसे लंबी सहायक नदी दाईं तरफ से मिलने वाली। और बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है घाघरा। और घाघरा सबसे बड़ी है क्योंकि ये यहाँ जो मापचाचुंग ग्लेशियर है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आती है, और शारदा नदी भी। शारदा और घाघरा मिलने के बाद में इसमें बहुत ओवरफ्लो पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो बिहार के क्षेत्र में आके गंगा से मिल जाता है। तो इस नदी के विषय में जाना। अब दूसरी नदी जो है उसको कहते हैं गंडकी नदी, या उसको काली गंडकी भी कहते हैं, या उसको गंडक नदी भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है, हम गंडकी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। वो नदी भी नेपाल से ही निकलती है। तो अगली नदी जो है वो है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर से निकलती इस तरह से। इस नदी का नाम है काली गंडकी या गंडक नदी। इसको गंडक भी कहते हैं, इसको काली गंडकी भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकल रही है? ये जो है नेपाल तिब्बत बॉर्डर, ये भी जो है नेपाल से आ रही है, नेपाल और तिब्बत के बिल्कुल बॉर्डर से आती है काली गंडकी। और ये जो है आकर के सोनपुर है, हाजीपुर के पास में सोनपुर में मिल जाती है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? ये है हाजीपुर, सोनपुर। हाजीपुर में सोनपुर के पास में ये नदी जो है आकर के मिलती है। अब इसी के बीच में है पटना, यहीं बीच में है आपका पटना। पटना में एक और बहुत प्रमुख नदी जो है वो दाईं तरफ से आकर के मिलती है, सोन नदी। सोन नदी के विषय में जानते हैं। चलिए, इधर की आप नदियाँ समझ गए। अब जो पटना है, पटना में आकर के मिलती है सोन नदी, और सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक मैकाल की पहाड़ियों से। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझें। ये जो है मैकाल है, मैकाल रेंज। मैकाल कहाँ पे स्थित है? विशेष करके मैकाल की जो पहाड़ी है वो अगर आप एटलस में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई पड़ेगी। छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में भी बॉर्डर है। हमने पूरा आपको मैकाल के विषय में बताया भी हुआ है। अमरकंटक नाम का एक स्थान है मैकाल रेंज में, जो मैकाल का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। वहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। जो मैकाल है, मैकाल पानी का बहुत बड़ा स्रोत है क्योंकि ये ऊंचा है, बारिश अच्छी खासी प्राप्त करता है, तो इसमें चारों तरफ
बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा नदी के विषय में हमने आपको बताया था, वो भी मैकाल के अमरकंटक से निकलती है, जो इधर जाती है आपके अरब सागर में। इसी में से एक महानदी निकलती है जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इधर आप दक्षिण की तरफ इसमें देखोगे तो दक्षिण की तरफ भी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ जैसे इंद्रावती वगैरह सब मैकाल से ही निकलती हैं। और यहीं से एक नदी जो है उत्तर की तरफ निकल रही है, वो है सोन नदी। यानी कि मैकाल जो है वो एक रेडियल रिवर पैटर्न वहाँ पर दिखाई पड़ता है, यानी चारों तरफ नदियाँ जाती हैं। जैसे ये है मैकाल, हमने आपको रिवर पैटर्न वाले में ये बात बता चुके हैं। तो मैकाल में स्थान कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक से ये रिवर निकलती है सोन, और एक रिफ्ट वैली में बहती है। ये पटना के पास जाकर के मिलती है। ये कौन सी नदी है? ये है नदी सोन। आयरो भी नदी में लगा लिया करें कि किधर को नदी जा रही है, अदरवाइज आप ये समझेंगे कि गंगा में से इधर बह रही है, ये उधर जा रही है। तो सोन नदी अमरकंटक से बिहार में जाकर के पटना के पास में मिलती है सोन नदी। सोन नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो खास नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिनका आर्थिक महत्व है, उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, क्या है, वो सब हम अलग चैप्टर्स में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नदियों के विषय में जान रहे हैं, सहायक नदियों के विषय में। तो अमरकंटक से ये नदी निकलती है, सोन कहलाती है, और पटना के पास में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है बिहार में। इसकी एक बहुत सहायक नदी है, फेमस है, वो है रिहंद नदी। सोन नदी की नदी है, वो है रिहंद नदी। एक नदी और यहीं से इसी क्षेत्र से बह करके गंगा में जाती है, वो है पुनपुन। तो पुनपुन को भी आप जो है लिख लें, पुनपुन। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं। ये हमने बताया कि ये गंगा की दाईं तरफ से जाने वाली सहायक नदियाँ हैं। तो प्रश्न आता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में दाईं तरफ से जाकर मिलती है, यानी गंगा नदी में जाकर के सीधे मिलती हो दाईं तरफ से। तो वहाँ पर यमुना का नाम दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि यमुना बहुत फेमस है, आप जानते हो यमुना बहुत बड़ी सहायक नदी है। वहाँ पे इस तरह की नदियाँ दी जाएंगी, जैसे चंबल, जैसे क्षिप्रा, जैसे बेतवा, जैसे सिंध। अब ये सब नदियाँ हैं तो एक हिसाब से गंगा की सहायक नदियाँ ही हैं, क्योंकि गंगा में जो यमुना जा रही है, यमुना में ये सब आकर के मिलती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं। तो इधर से जाने वाली जो यमुना के बाद जो सबसे बड़ी नदी है, वो सोन नदी ही है। सोन में और भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती रहती हैं, उसको भी हम बाद में देखेंगे। तो सोन नदी यमुना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो दाएं तरफ से जाकर के पटना के पास में बिहार में मिलती है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ये जो है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनेत्री। बहुत पुराने प्रश्न हो गए। अब ये प्रश्न और तरीके से पूछे जाने लगे हैं। यमुना को छोड़ करके दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है दाईं तरफ से जाकर मिलने वाली। और बाईं तरफ से अगर बात करें कि बाईं तरफ से सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो घाघरा को टिक करिएगा, या शारदा नाम से या घाघरा नाम से आपको जो मिलेगा। तो इतनी कहानी ये बिहार में हो जाती है। अब बिहार की कोई और नदियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नदी कोसी और है, अच्छा एक नदी और है कोसी नदी, इधर रह गई। ये भी जो है नेपाल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। बहुत दरिया दल इंसान होते हैं भारत के लोग, किसी भी देश को बड़ा या छोटा करने की ताकत रखते हैं। देखिए नेपाल को तुरंत मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये नेपाल बड़ा हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो गंडक नदी है नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास में निकलती है। ये जो गोसाई धाम हमने लिखा है, एक्चुअल में गोसाई धाम से ये नदी नहीं, गोसाई धाम से अगली वाली आ रही है। इसको हटा ही दे, कन्फ्यूज़न पैदा होगा। है गोसाई धाम के निकट ही ये, इसीलिए लिख दिया था, लेकिन अगली नदी है एक्चुअल में वहाँ से, गोसाई धाम से। तो अब यहीं पर बॉर्डर से
ये जो गोसाई धाम है, गोसाई धाम, ये भी नेपाल से ही नदी निकल रही है। यहाँ से एक नदी निकलती है और बिहार में जाकर के मिलती है। ये जो स्थान है ये है जहाँ पे आपकी ये कोसी नदी, ये जो गोसाई धाम से नदी निकल के आ रही है ये है कोसी, या इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। सप्तकोसी, सप्तकोसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है जब नेपाल के बॉर्डर से, तिब्बत नेपाल के बॉर्डर से निकलती है तो इसमें 7 धाराएं होती हैं, 7 छोटी छोटी नदियां मिलकर के ये नदी बनती है। इसमें से बहुत सी नदियां नेपाल की तरफ चली जाती हैं और कुछ धाराएं मिलकर के कोसी के रूप में इंडिया में प्रवेश करती हैं, तब इसको कोसी नाम दिया जाता है। कोसी नदी को सप्तकोसी नाम भी दे सकते हैं आप, सप्तकोसी या कोसी। ये जो है बिहार में गंगा नदी से आकर के मिलती है। कहाँ पे? भागलपुर के पास में, भागलपुर के पास में ये नदी आकर के मिलती है कोसी। और कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी की विशेषता ये है कि ये जो है बाढ़ लाती है और रास्ता बदलती है, यानी कि ये अपना मार्ग बदलती रहती, जैसे कभी यहाँ से होकर बह रही है, फिर धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज होकर के यहाँ से बहने लगती, फिर यहाँ से बहने लगती है। यानी कि ये जो है बहुत फैलाव में पानी को लेकर के चलती है और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लेने वाली नदियाँ हैं, इसीलिए इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी या सप्तकोसी नदी को कहा जाता है। कारण ये है कि ये अपना मार्ग बार बार बदलती है और बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में जो है ये बाढ़ लाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। भागलपुर के पास में आकर के ये नदी जो है मिल जाती है गंगा से। एग्जैक्ट भागलपुर में अगर जगह का नाम आप देखें तो कुर्सेला नाम है जगह का, कुर्सेला। कुर्सेला में जो है ये मिलती है आकर के भागलपुर के पास में। एक नदी बीच में और है, गंडक और कोसी के बीच में एक नदी और है यहाँ पर। इसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। ये कौन सी है? बूढ़ी गंडक। इस तरह से बूढ़ी गंडक नदी भी जो है इसी के बीच में है। और ये जो है बूढ़ी गंडक जो नदी है वो निकलती है आपकी बिहार में ही स्थान पड़ता है चंपारण। चंपारण से ये नदी निकलती है बूढ़ी गंडक। अब देखिए बहुत सी नदियां देखिए नेपाल की तरफ से आती हैं। यहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है कि यहाँ हिमालय है पूरा। हिमालय के जो सबसे दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक कहलाती हैं। शिवालिक तक तो पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक के बाद में ये सब बिहार उत्तर प्रदेश का मैदान है। तो शिवालिक और मैदान के बीच में पीछे भी हमने पढ़ाया था एक दलदली तराई क्षेत्र बन जाता है, जिसको तराई कहा जाता है, यानी नम क्षेत्र बन जाता है। तो बिहार का ये वाला इलाका, ऊपर का नेपाल बॉर्डर वाला इलाका जो है शिवालिक के किनारे किनारे वाला, और उत्तर प्रदेश का भी सब एरिया, ये क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। तो ये सब तराई क्षेत्र हैं ऊपर वाले, और इधर मैदानी क्षेत्र है। तो ज़रा इसको एक बार फिर से हम बिहार वाले एरिया को देख लें। बिहार में सबसे पहले घाघरा आकर के मिली, घाघरा के बाद छपरा में, और घाघरा के बाद में पटना में सोन नदी आकर के मिली दाएं से। उसके बाद में हाजीपुर में, हाजीपुर या सोनपुर में आपकी गंडक आकर के मिली। फिर उसी के बाद में कुछ दूरी पे आपके आ गई बूढ़ी गंडक, और फिर भागलपुर के पास में जो है कुर्सेला में कोसी नदी आकर के मिल गई।
इतनी चीज़ें आपने यहाँ देख ली। इतना कहानी जो है आपकी बिहार में है और फिर यहाँ से बिहार ख़त्म हो जाता है। अब कुछ एरिया, ये जो है छोटा सा एरिया बॉर्डर का जो है झारखंड का भी गंगा के उसमें आता है। तो ये है झारखंड, इतना एरिया झारखंड का है। और उसके बाद जो है नदी पश्चिम बंगाल में आ जाती है, पश्चिम बंगाल। झारखंड में और कोई बड़ी सहायक नदियां आकर के नहीं मिलती हैं, तो साहिबगंज क्षेत्र है, वहीं से जो है गंगा नदी निकलती है। झारखंड में कौन सा? साहिबगंज, साहिबगंज, साहिबगंज क्षेत्र से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और यहीं पर आपकी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ, ये राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार। वहीं से जब ये राजमहल पहाड़ियों के पास में नदी पहुँचती है तो यू टर्न ले लेती है, यानी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और उसके बाद इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा कहलाती है पद्मा, पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है। और एक शाखा कहलाती है भागीरथी हुगली, वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ पर जब वेस्ट बंगाल में नदी आती है तो इसकी जो है दो शाखाएं हो जाती हैं इस तरह से। एक है पद्मा, पद्मा जो है बांग्लादेश में चली गई। पद्मा कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर के आगे वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी और फिर आगे सुंदरबन का डेल्टा बनेगा जाकर के। तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ये जो एक दूसरी ब्रांच है, पद्मा बड़ी ब्रांच है बहुत ज़्यादा, ये छोटी ब्रांच है, कम पानी वाली ब्रांच है। ये है हुगली नदी, इसको भागीरथी हुगली कहा जाता है। ये कौन सी नदी है? ये है भागीरथी हुगली, ये वाली भागीरथी हुगली और पद्मा दो शाखाएं हो जाती हैं। तो भारत के हिस्से में भागीरथी हुगली वाली शाखा आती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ जो पानी लाती हैं उनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। ये सभी आप जो पढ़े वो ट्रिब्यूटरी हैं, जो आगे जाकर के पानी को कई शाखाओं में वितरित करती हैं, वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो वो नदी में पानी लाती नहीं है बल्कि नदी का पानी कई दिशाओं में ले जाती हैं। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की हो गई पद्मा, पद्मा ब्रह्मपुत्र में जाके मिलेगी, और ये हुगली नदी भारत में वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में इस हुगली नदी में पानी कम आता था, तो इसलिए यहाँ पर बनाया गया है फरक्का बैरेज। यहाँ पे क्या बनाया गया है? फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। ये सब हम बांध और परियोजना वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फरक्का बैरेज आपको समझाना ज़रूरी था कि फरक्का बैरेज के पास से ही दो शाखाएं हो जाती हैं। और एक्चुअल में फरक्का बैरेज बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो पद्मा की तरफ पानी जा रहा है वो थोड़ा सा पानी हम हुगली की तरफ ज़्यादा मोड़ दें, यानी वो बांध टाइप में नहीं, वो पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया है ताकि हुगली में पानी की सप्लाई कम न होने पाए और पद्मा में बहुत ज़्यादा पानी न जाए। तो इसलिए हुगली की तरफ हम इसको मोड़ देते हैं। अब हुगली में एक दो सहायक नदियां हैं जो आपको जाननी है। हुगली में एक सहायक नदी जो है वो जा कर के मिलती है झारखंड इलाके से, ये है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इसको पीछे हम छोटा नागपुर पठार वाले में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस दामोदर नदी के विषय में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इसी की एक सहायक नदी भी आपको हम बताए थे, बराकर, बराकर।
तो आपसे पूछा जाता है हुगली की प्रमुख सहायक नदी जो झारखंड से होकर वेस्ट बंगाल में जाकर मिलती है हुगली नदी से, तो वो है दामोदर। और दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे बांध वगैरह को। हुगली नदी पर किनारे जो है कई बंदरगाह हैं, जैसे कलकत्ता, हल्दिया, बेहरामपुर वगैरह भी इसी पे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता आपको पड़ेगा और हल्दिया। कलकत्ता और हल्दिया दो प्रमुख बंदरगाह हैं जो नदी बंदरगाह हैं, यानी वो बंगाल की खाड़ी से शिप जो है वो हुगली नदी में प्रवेश हो जाती है। हुगली नदी का मुहाना बहुत चौड़ा है, बिल्कुल समुद्र की तरह दिखाई पड़ता है। उसमें पूरे बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। और उसके पहले बिल्कुल मुहाने पर आपको देखोगे तो हल्दिया बंदरगाह भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये यहीं ऊपर आप जाओगे तो बेहरामपुर, मुर्शिदाबाद, ये सब नगर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये आपका गंगा का एक स्ट्रक्चर है जिसमें गंगा की सहायक नदियों के विषय में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर सिर्फ हम यमुना नदी के विषय में छोड़ करके चल रहे हैं कि यमुना नदी को हम एक अलग क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें चंबल वंबल ये सब बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो उसको एक अलग सिस्टम के रूप में पढ़ लेंगे। तो ये हमारा पूरा गंगा का स्ट्रक्चर है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल क्लियर, और ऐसे ही ड्रा कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।